Good morning students, welcome you all. I am Nidhi Goel, Assistant Professor ABST. बच्चों, हम लोग अपना इनकम टैक्स कंटिन्यू कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम अपना कैपिटल गेन चैप्टर पूंजी लाभ शीर्षक की कर योग्य आय पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि कैपिटल गेन से क्या मतलब होता है। ठीक है, कैपिटल गेन से क्या मतलब है? पूंजी लाभ। अगर किसी भी पूंजी संपत्ति को यानी कि कैपिटल एसेट को आप प्रीवियस ईयर में ट्रांसफ़र करते हैं और उस ट्रांसफ़र से आपको कोई भी इनकम होती है, गेन्स होते हैं, तो फिर उस पर इस हेड में टैक्स लगता है ना। ये टैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दो तरह से हो सकता है। आपको जो भी मिलने वाले गेन्स हैं वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, यानी अल्पकालीन पूंजी लाभ और दीर्घकालीन पूंजी लाभ। अभी डिपेंड करता है कि आपके पास कैपिटल एसेट कितने टाइम पीरियड तक रही है, यानी कि टाइम पीरियड से यहाँ क्या मतलब है बच्चों? अगर आपके पास कोई भी कैपिटल एसेट्स 36 मंथ्स से ज़्यादा रही है, ठीक है, तो फिर उसके ट्रांसफ़र से होने वाला कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल एसेट 36 मंथ से कम या 36 मंथ्स तक रही है, तो फिर उस कंडीशन में होने वाला कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अल्पकालीन पूंजी लाभ होता है। सारी कैपिटल एसेट्स के बारे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी के लिए 36 मंथ्स ही एक कंफर्म ड्यूरेशन है, नॉट लाइक दैट। कुछ असेट्स हैं जिनके लिए 24 मंथ्स हैं और कुछ हैं जिसके लिए 12 मंथ्स हैं। तो देखिए किस किस असेट के लिए क्या क्या है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स की। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मीन्स अ कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एन असेसी फॉर मोर देन 36 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ, है ना, यानी कि 36 मंथ से ज़्यादा उसके पास वो असेट नहीं रही हो। अब देखिए इसमें बट द फॉलोइंग असेट्स विल बी कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इफ़ दे आर हेल्ड बाय द असेसी फॉर नॉट मोर देन 12 मंथ्स। लेकिन कुछ असेट्स ऐसी हैं जो कि 12 मंथ्स से ज़्यादा उसके पास अगर नहीं रही हैं तो फिर उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। इसमें आते हैं हमारे शेयर्स आते हैं, चाहे इक्विटी या प्रेफरेंस हो, लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया एक्सक्लूडिंग यूनिट्स। यानी कि अगर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, है ना, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर आपके शेयर्स और डिबेंचर्स लिस्टेड हैं और वो आपके पास 12 महीने से ज़्यादा नहीं हैं, तो उस पर होने वाला कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। इसी तरह से यूटीआई के यूनिट्स, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यूनिट्स एंड अदर सिक्योरिटीज़ जैसे कि डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं एट्सेट्रा लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अगर ये लिस्टेड हैं, ठीक है, तो इनके लिए भी 12 मंथ्स ही एप्लीकेबल होगा। फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स ऑफ, यानी कि इक्विटी ओरिएंटेड समता उन्मुखी कोष की इकाइयाँ, ठीक है, ये भी अगर आपके पास 12 महीने से ज़्यादा नहीं रही हैं तो इन पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा जब भी इन्हें बेचा जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स, ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ डिबेंचर्स, और इस पर भी अगर आपको 12 मंथ्स से ज़्यादा आपके पास ये नहीं रही हैं, इसका ड्यूरेशन नहीं रहा है, तो इस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। ठीक है, लेकिन फिर इसमें एक बात और आती है बच्चों कि कुछ असेट्स ऐसी हो सकती है जिन पर कि 24 मंथ्स एप्लीकेबल हो रहा है। अब 24 मंथ्स वाली असेट्स कौन कौन सी हैं? इसमें सबसे पहले आती हैं अनलिस्टेड डिबेंचर्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले आती हैं अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ अ कंपनी बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस। कंपनी की इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर अगर अनलिस्टेड हैं, देखिए अगर लिस्टेड थे तो लिस्टेड की कंडीशन में तो 12 मंथ्स है, लेकिन अगर अनलिस्टेड हैं तो फिर ये ड्यूरेशन बढ़कर 24 मंथ्स हो गया। इसका मतलब अगर 24 मंथ से ज़्यादा ही आपके पास नहीं रहे हैं तो फिर उस कंडीशन में आपको इनके ट्रांसफ़र से होने वाला कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ, अगर मैं लैंड या बिल्डिंग की बात करूं और ये आपके पास कम से कम 2 साल यानी कि 24 मंथ से ज़्यादा नहीं रहे हैं तो फिर इनके ट्रांसफ़र से होने वाला कैपिटल गेन भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। क्लियर? तो इस तरीके से देखिए अब हम बोल सकते हैं, अगर हम इनकी एक समरी बना लें तो देखिए मैं इसे क्या लिख सकती हूँ कैपिटल गेन में। अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करूँ तो नॉर्मल में मैं शॉर्ट टर्म के लिए क्या करूँगी, कैपिटल एसेट हेल्ड लेस देन और इक्वल टू 36 मंथ्स, यानी 3 साल हो गया अप्रॉक्स। 36 मंथ्स या से कम समय के लिए अगर आपके पास रही है
तो फिर उस पर होने वाला गेन, उसके ट्रांसफर से होने वाला गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। सेकेंड थिंग, फॉर लिस्टेड शेयर्स, डिबेंचर्स, स्टॉक, ठीक है, देन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हो गए, ठीक है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूटीआई मीन्स यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स। इन सब के लिए क्या कंडीशन होगी, लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, यानी 1 साल का पीरियड होगा, है ना। तो मेनली आपको जो शेयर्स हैं हमारे, डिबेंचर्स हैं, ठीक है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यूटीआई के यूनिट्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, अगर ये आपके पास 12 महीने से कम रहे हैं या 12 महीने तक रहे हैं तो इनके ट्रांसफर से होने वाला कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, ठीक है। लेकिन फिर इसमें थर्ड कंडीशन और क्या आ जाती है, फर्स्ट तो ये हो गई, सेकेंड और थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड में क्या हो जाएगा, तो थर्ड में देखिए अनलिस्टेड शेयर्स, दो ही चीज़ें इसमें हैं, अनलिस्टेड शेयर्स। अब शेयर्स में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। और सेकेंड थिंग हमने क्या ली इसके अंदर, इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड एंड बिल्डिंग। बच्चों इनके लिए जो ड्यूरेशन है ये क्या हो गया है, ये हो गया है 24 मंथ्स यानी कि 2 ईयर्स। तो इस तरीके से 3 कंडीशंस हैं। अगर आपके पास 36 मंथ्स से कम कोई भी एसेट रही है कैपिटल एसेट, तो उस पर होने वाला कैपिटल गेन क्या क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अब इसका मैं उल्टा कर दूं, इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी कैपिटल एसेट 36 मंथ से ज़्यादा रही है तो फिर उस पर होने वाला कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। क्लियर। देन कोई भी लिस्टेड शेयर्स हैं, माइट बी इक्विटी और प्रेफरेंस, डिवेंचर्स, स्टॉक, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यूटीआई के यूनिट्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, अगर ये आपके पास 12 मंथ से ज़्यादा रहे हैं फिर इनके ट्रांसफर से होने वाला कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, दीर्घकालीन पूंजी लाभ होगा। फिर मैंने इसका रिवर्स कर दिया। और तीसरा अनलिस्टेड डिवेंचर्स हैं, यानी कि ऐसे शेयर्स हैं जो कि किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पे सूचित लिस्टेड नहीं है, या कोई आपके पास अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई लैंड एंड बिल्डिंग है और वो आपके पास 24 मंथ से ज़्यादा रहता है और फिर आप उसका ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे होने वाला कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। क्लियर। तो इसका मतलब है कि 12, 24 एंड 36 तक अप टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और मोर देन 12, 24 और 36 देन इट इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्लियर। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैंने लिखा है, मैं अगर इसके सिंबल्स चेंज कर देती हूँ तो फिर क्या हो जाएगा, ये लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देख हम इसे लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। बस दैट्स इट। 36 मंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म, 12 मंथ से ज़्यादा है तो, और 24 मंथ से ज़्यादा है तो। क्लियर। आई होप आपको समझ आया कि किस तरह से हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिसाइड करेंगे, है ना। तो हमें सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि ये कैपिटल एसेट है या नहीं है, फिर इसका ट्रांसफ़र हो रहा है तो उससे होने वाला कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा। ठीक है। अब उसे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डिसाइड करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कैपिटल एसेट ओनर या असेसी के पास कितना टाइम पीरियड के लिए रही है ना। इससे रिलेटेड भी कुछ प्रोविजंस हैं। तो देखिए कुछ थोड़े से बस खास प्रोविजंस जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं वो हम देखते हैं बच्चों। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, काफ़ी शॉर्ट में हम इसे पढ़ेंगे कि किसी भी असेसी के पास कोई भी जो कैपिटल एसेट है जिसका ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो कितने टाइम पीरियड तक रही है। अभी मैंने आपसे कहा कि हमें ये डिसाइड करना होगा कि कितने टाइम पीरियड तक असेसी के पास रही है, क्योंकि उसी के बेसिस पर हम उसे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कहेंगे। अब बच्चों आपके दिमाग में एक बात आएगी कि कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म से क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसे डिस्कस किया था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, 2 कंडीशंस पॉसिबल हैं। इसी तरह से लॉन्ग टर्म में भी 2 कंडीशंस पॉसिबल हैं। तो बच्चों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर टैक्स लगा देंगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है, दीर्घकालीन पूंजी हानि होती है, तो फिर उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से पूरा नहीं कर सकते, अल्पकालीन पूंजी लाभों से आप उसे पूरा नहीं कर सकते। ठीक है। उसे आप आगे ले जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे,
जिसे हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, और फिर उसे आगे ले जाकर भी आप केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही पूरा कर सकते हैं। दैट्स वाई वी हैव टू डिफ्रेंशिएट बोथ ऑफ देम, हमें दोनों को डिफ्रेंशिएट करना होगा। दूसरी चीज़, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट हमारा 20% है ना, तो थोड़ा सा टैक्स रेट में भी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एन असेट, यानी किसी भी संपत्ति के रहने की अवधि का निर्धारण। अब बच्चों, कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास कितने टाइम तक रही है, इसको डिसाइड करने के लिए डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। हम केवल 2-3 सिचुएशंस को ही यहाँ पर कंसिडर करेंगे। अगर कोई भी कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है, समापन में चली जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जिस दिन कंपनी लिक्विडेट हो जाती है उस दिन तक हम मानेंगे कि उस एसएससी के पास उस कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स जो भी हैं वो थे और वही उसके पास रहने की अवधि होगी, है ना। हम उतना ही टाइम पीरियड लेंगे कितने टाइम पीरियड तक ये उसके पास था, यानी वाइंड अप होने के बाद, लिक्विडेट होने के बाद की जो ड्यूरेशन है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से अगर एसएससी को सेक्शन 49(1) में क्या मतलब है कि आपने खुद नहीं कमाई है वो एसेट, आपको सपोज़ कीजिए सक्सेशन में मिली है, उत्तराधिकार में मिली है, या फिर गिफ्ट की फॉर्म में यानी कि भेंट की फॉर्म में आपको इस तरह से कोई भी एसेट मिली है, ठीक है, या फिर जो ट्रस्ट था या पार्टनरशिप फर्म थी, अगर उसका वो डिज़ोल्व हो गई है और उसमें आपको अपने हिस्से के रूप में कोई भी एसेट मिली है, मतलब किसी भी तरीके से, अभी हम आगे से स्टडी करेंगे डेप्थ में, तो सेक्शन 49(1) में, ठीक है, या फिर किसी दूसरे ने आपको कोई भी गिफ्ट्स की फॉर्म में दे दी है, तो फिर इस कंडीशन में जो आपके प्रीवियस ओनर था, पूर्व स्वामी था, उसके पास वो संपत्ति कितना टाइम पीरियड रही उसको इंक्लूड करके, आपके पास रही वो तो है ही जिस दिन तक आपने ट्रांसफ़र किया, प्लस प्रीवियस ओनर के पास वो एसेट कितना टाइम पीरियड रही जिस दिन उसने उसे एक्वायर किया, उसे प्राप्त किया, उस दिन से लेकर उसके ट्रांसफ़र तक का पूरा ड्यूरेशन उसमें इंक्लूड किया जाएगा, और फिर उसके बेसिस पर ही माना जाएगा कि इस पर होने वाला गेन या लॉस लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम बात करते हैं अमलगमेशन की, एकीकरण की। अगर कोई भी कंपनी अमलगमेट हो जाती है, एकीकृत हो जाती है, तो फिर उस कंडीशन में इंडियन कंपनी से आपको शेयर्स मिले हैं, तो उन शेयर्स के लिए हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि जब अमलगमेट हुई उसके बाद हमें शेयर्स मिले हैं, आपके पास उस कंपनी के दूसरे शेयर्स भी रहे हैं, वो शेयर्स आपके पास ओवरऑल कितना टाइम पीरियड रहे हैं, उस पूरे ड्यूरेशन को इंक्लूड करके माना जाएगा कि ये एसेट आपकी लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। ठीक है बच्चों, इस तरह से ओवरऑल हम कहेंगे कि जब भी आपके पास किसी भी कंपनी की शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, जो भी ड्यूरेशन आपके पास एसेट के रहने का होता है, या फिर अगर किसी प्रीवियस ओनर से आपको मिले हैं तो उसके रहने के टाइम पीरियड को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। लेकिन अगर जैसे सपोज़ कीजिए कि आपके जो डिबेंचर्स हैं उनका कन्वर्जन शेयर्स में किया गया है, ठीक है, कन्वर्जन हुआ है, तो कन्वर्जन की कंडीशन में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, इसे ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, आपको कोई कैपिटल गेन नहीं हो रहा है इस कंडीशन में। तो फिर जब आपको पहली बार वो शेयर्स या डिबेंचर्स अलॉट हुए थे, ठीक है, उसके बाद उनका कन्वर्जन हो गया, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको पहली बार एक्वायर करने से लेकर उसे सेल करने तक, ट्रांसफ़र करने तक का पूरा ड्यूरेशन आपके पास रहने की अवधि में काउंट होगा। क्लियर? तो इस तरीके से आगे क्वेश्चंस में जहाँ जहाँ प्रोविजंस आएंगे हम इसे देखेंगे, बट ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आपको बस इस तरीके से इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होगा। अब हम इसमें बात करते हैं कि हम किस तरह से इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करेंगे, है ना। बच्चों, गेन्स को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्स कंसिडरेशन लेते हैं, विक्रय प्रतिफल। आपने एसेट को ट्रांसफ़र किया, उससे आपको जो भी मिला, इसमें से आपकी जो भी ब्रोकरेज के एक्सपेंसेस होते हैं, यानी दलाली, रजिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस हैं कुछ भी, तो ये इसमें से लेस कर दिए जाते हैं, और फिर हम नेट सेल्स कंसिडरेशन, ठीक है, यानी कि नेट विक्रय प्रतिफल, सेल्स कंसिडरेशन को बोलते हैं विक्रय प्रतिफल, ठीक है, शुद्ध विक्रय प्रतिफल निकालते हैं। फिर उसमें से हम उसे प्राप्त करने की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करते हैं। बच्चों, नॉर्मल में कॉस्ट ही बोलते हैं हम उसे, लेकिन इनकम टैक्स में हम उसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहते हैं, यानी कि आपने उसको एक्वायर करने में कितना खर्च किया। अब कॉस्ट ऑफ एक्वायर में आपने अगर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किए हैं, ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए, तो वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर उसके बाद इसमें एक चीज़ और है, अगर आपकी लॉन्ग टर्म एसेट है तो आपकी जो भी मतलब कोई भी ऐसी एसेट है जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, तो उन सारी एसेट्स की जो कॉस्ट होती है उसको इंडेक्स किया जाता है, मतलब निर्देशित किया जाता है।
इंडेक्स करने का मतलब होता है हमारे इंडेक्स नंबर्स होते हैं, आप लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ के चले आ रहे हैं। तो कभी आपने उस एसेट को परचेज़ किया था, सपोज कीजिए आपने 2005 में उसे परचेज़ किया था और आज 2020 में अगर आप उसे सेल कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो बच्चों अगर हम देखें तो इन 15 सालों में उस समय की कॉस्ट आज के अगर हम प्राइस लेवल पे लेके आएँ तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि जब प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है, चीज़ों का मूल्य बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो फिर इन्फ्लेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, उस समय की कॉस्ट को आज जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, तब उस लेवल पर लेके आते हैं। ठीक है, और फिर उस अकॉर्डिंग उसकी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस की जाती है, और फिर जो भी हमारा गेन आता है उसमें हम कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस की डिडक्शंस देते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में डिडक्शंस कम दी जाती हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ज़्यादा दी जाती हैं। ये डिडक्शंस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर दी जाती हैं। आपको जो भी गेन हुआ, जो भी लाभ हुआ, उसमें से आपने कितना पैसा वापस से इन्वेस्ट कर दिया पर्टिकुलर स्पेसिफाइड असेट्स में, वो पर्टिकुलर सेक्शंस में है जो हम अभी आगे स्टडी करेंगे। उसके बेसिस पर आपको उन सेक्शंस की रिबेट दी जाएगी और फिर जो आपका आएगा वो होगा नेट टैक्सेबल गेन। कैपिटल गेन माइट बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, इट डिपेंड्स ऑन ड्यूरेशन ऑफ होल्डिंग ऑफ एन असेट। ठीक है बच्चों, अब हम ये जो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में ही कंटिन्यू करेंगे इसे कैलकुलेट करने के बाद कि इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है और जो संपत्ति को प्राप्त करने की लागत है ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, हम उसे किस तरह से डिसाइड करते हैं। उसमें कई सारे केसेस होते हैं, तो जो जिस तरह की भी सिचुएशन होती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके अंदर जो हमसे अक्सर पूछे जाते हैं, हम उन सबको अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इतना कंप्लीट कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।